इन्होंने कहा कि अगर मेरी फ़िलॉसफी को समझना है तो आपको 5 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 5 चीज़ें क्या समझनी पड़ेंगी? पहली चीज़ समझनी पड़ेगी, तथ्य क्या हैं, फैक्ट्स, वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट्स, और तथ्य में और वस्तु में क्या रिलेशन है, क्या तथ्य जो हैं वो वस्तु हैं और वस्तु तथ्य हैं। कन्फ्यूज़न रह गई है, इसलिए इन्होंने अपनी अगली किताब में इसको रिजेक्ट कर दिया। एलिमेंट्री प्रोपोजिशन कैसे जगत को एक्सप्लेन करती हैं, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन बनती कैसे हैं। रसल का लॉजिकल एटमिज्म इसीलिए इनकम्प्लीट रह गया कि इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से निश्चित कुछ नहीं कह सके। इन्होंने भी ट्रैक्टेटस में कहने की कोशिश की, लेकिन बाद में अगली किताब में रिजेक्ट कर दिया, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने ट्रैक्टेटस में कहा कि एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस आप कैसे बनाओगे, और उन एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के आधार पर आप जो बना रहे हो, वस्तु स्थिति जो निर्माण करना चाहते हो, तो उनको जोड़ने के लिए जो आपने ट्रुथ फंक्शंस यूज़ किए हैं, उन ट्रुथ फंक्शन को ठीक यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारा समझना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ नहीं, कल हमने कह दिया था कि इसको हम इसलिए नहीं समझा रहे कि ये पूरा एक चैप्टर पूरा ऐसा बन जाएगा पूरा कि इनको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे आपस में बनाते हैं, क्या करते हैं। इनके एक खड़ी लाइन बनाते हैं, एक पड़ी लाइन बनाते हैं, फिर खड़ी लाइन और पड़ी लाइन में सारा कि ये प्रोपोजिशन जोड़ेंगे, ये निष्कर्ष निकलेंगे सारे। तो ये सारा का सारा देखते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर किसी चीज़ में सारे के सारे जितने भी हमारे निष्कर्ष हैं वो ट्रुथ आ रही है, तो वो क्या है, वो टोटोलॉजी है। इन्होंने टोटोलॉजी के लॉजिक में तो टोटोलॉजी इस्तेमाल होती है, इन्होंने इसको आइडियलिटीज़ कहा। आइडियलिटीज़, ये आइडियलिटीज़ आज हो जाती हैं सारी, और जिसमें सारे के सारे एफ आ रहे हों अंत में निष्कर्ष में, वो कंट्राडिक्शन हो जाती हैं सारे के सारे। तो कौन सी प्रोपोजिशन है जो टोटोलॉजी है वो कुछ नहीं कहती दुनिया के बारे में। टोटोलॉजी तो एनालिटिक प्रोपोजिशन होती है। इसका भी हमने कांट में अच्छी तरह से बहुत डिटेल कर लिया था, कल भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि एनालिटिकल प्रोपोजिशन वो होती है जो सब्जेक्ट को की व्याख्या कर दे, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दे, प्रेडिकेट में कोई नई चीज़ उसमें ऐड ना करे। इसकी कल हमने एग्जांपल भी देखी थी। ट्रायंगल इज़ ए 3 साइडेड फिगर। अब 3 साइडेड फिगर इज़ ए ट्रायंगल। रसल ने इसमें से ईद को हटा दिया था, इन्होंने इसको हटाया तो नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, ये हमें देखनी पड़ेंगी प्रोपोजिशन कि ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपोजिट प्रोपोजिशन कैसे बनेंगी, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन से कंपोजिट कैसे बनानी है, और ये कंपोजिट प्रोपोजिशन एनालिटिक होगी या सिंथेटिक होगी। सिंथेटिक प्रोपोजिशन वो होती है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई नई चीज़ पैदा करे, जो सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड ना हो। सब्जेक्ट की कितनी व्याख्या कर लो, सब्जेक्ट की कितनी एनालिसिस कर लो। तो हमें भाषाई एनालिसिस का जो बीज आरोपण किया ना, कि भाषा की एक एक सेंटेंस को, भाषा के एक एक वाक्य को एनालाइज करके सिंपल प्रोपोजिशंस में रिड्यूस करो, तब जा कर के आप सही समझ सकोगे, नहीं तो दुनिया को नहीं समझ सकोगे। हम कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन, अब एक आदमी जो थे उन्होंने पोइटिकली, क्योंकि पोइट में मेटाफिजिक्स होती हैं, उन्होंने एक चीज़ को, उसमें एक होती है अतिशयोक्ति। तो वो कहीं गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध, वो सबको दूध पिला रहे, इतना दूध कि कढ़ाव के अंदर दूध ही दूध भरा रखा था। तो उन्होंने बजाय वहाँ बताने के कि वहाँ 8-10 मन दूध बट रहा था और खूब बांट रहे थे, उन्होंने पोइटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैं वहाँ पर गया था जी, ब्रह्म सरोवर के किनारे वो भंडारा लगा हुआ था, वहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही थीं। अब ये आपने दूध की नदियाँ जो बह रही थीं, ये आपने एक सेंटेंस बोला, हमने इसको सिंपल सेंटेंस में रिड्यूस नहीं किया, बल्कि क्या कहने लगे कि दूध की नदियाँ होंगी कहीं।
अगर वो इस दुनिया में नहीं है दूध की नदियाँ, तो फिर हम मेटाफिजिक्स बनाने लगते हैं। एक 7वें आसमान पर एक ऐसा लोक है, उस लोक को स्वर्ग लोक कहते हैं। वहाँ दूध ही दूध सारा है और कुछ नहीं। वहाँ दूध का समुद्र बह रहा है, नदियाँ नहीं सारी। तो हम इसको बजाय कि भाषा को ठीक करते, हम भाषा को एनालिसिस करते, तो ये सारा काम ही इसमें लगा रहे हैं, ट्रैक्टेटस में। जैसा कि हमने सबसे पहले दिन कहा था कि भाषा के क्षेत्र में विटगेंस्टाइन ने वो काम किया है जो इस धर्म की स्थापना में पैगंबर करता। भाषाई एनालिटिक स्कूल, लिंग्विस्टिक एनालिटिक स्कूल की स्थापना ही इनके बाद हुई। इसी से प्रेरित लेकर लैंग्वेज को समझने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, अपने सेंटेंस को, अपने वाक्यों में क्लैरिटी लाने के लिए लैंग्वेज को एनालाइज करो और एनालिसिस और सिंपल। अब ये सिंपलेस्ट प्रोफेशन जिसको आगे हम नहीं तोड़ सकते, इट इज़ रोज, जिसको नहीं तोड़ सकते आगे। ये इट इज़ रोज जो हम कह रहे हैं, तो विटगेंस्टाइन कहेंगे कि ये वर्णन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये लाभ है। तो हम यही गलती कर जाते हैं भाषा में कि हम डिस्क्रिप्शन को, डिमॉन्स्ट्रेशन को डिस्क्रिप्शन समझने लगते हैं, डिस्क्रिप्शन को डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसलिए हमें सिंपल प्रोपोजिशन का रूप अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये इन्होंने दूसरी बात कही कि सिंपल प्रोपोजिशन क्या कुछ एक्सप्लेन कर रही है या डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, और इन दोनों में भेद समझना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोपोजिशंस कैसी होती हैं और डिस्क्रिप्टिव प्रोपोजिशंस कैसी होती हैं। अब इसको भी हम चूँकि डिटेल में जाना है, हमने इनका विटगेंस्टाइन का अगला हिस्सा भी लेना, इसलिए हम इनको सारी, इनकी एग्जाम्पल सारी नहीं देंगे हम सारी, लेकिन ये समझना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं आपको तीसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, जिसका मैंने जिक्र किया है ख़ास तौर से, कि जो सिंपल प्रोपोजिशन है, जिसको हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशन कहते हैं, ये फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है या वस्तु को रिप्रेजेंट करती है। अगर वस्तु को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये एलिमेंट्री प्रोपोजिशन नहीं है। अगर ये फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, फैक्ट्स का हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, और वस्तु तो ये है कि हमारे सामने दूध रखा है, ये वस्तु है, और दूध सफ़ेद है, ये फैक्ट है एक। तो फैक्ट जो है स्टेटमेंट के रूप में आएगा। फैक्ट, ये दुनिया फैक्ट की बनी हुई है, वस्तुओं की बनी हुई नहीं है। तो फैक्ट में और वस्तु में क्या अंतर है, और ये जो हमारा प्रपोजिशन है, ये फैक्ट की अगर पिक्चर हमारे सामने ला रही है, तो आपको पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। मीनिंग क्या होते हैं। अब मीनिंग का प्रश्न भी बहुत सारा उठाया है, इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करें। वाटर माने पानी, पानी माने वाटर, ये मीनिंग नहीं है। डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होते। डिक्शनरी में मेरा सब्स्टिट्यूशन होता है, एक शब्द की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर उसकी जगह यही कर दिया। इसलिए डिक्शनरी के मीनिंग है वो सारे इंटरचेंज हो जाते हैं, एनालिटिक प्रोपोजिशन की तरह से हैं। एनालिटिक प्रोपोजिशन नेवर सेज एनीथिंग अबाउट न्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह से डिक्शनरी मीनिंग उसके साथ हमारे सामने उसकी पिक्चर ही लाते हैं। वाटर क्या है, वाटर माने जल, और एक आदमी रेगिस्तान से आ रहा है, उसने जल देखा नहीं, तो जल क्या होता है। अगर वाटर किसी चीज़ की पिक्चर हमारे सामने खड़ी कर देता है, वो हम समझ गए वाटर, तो मीनिंग है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन को मीनिंग नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू अबाउट द, जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम एक नई चीज़ कहते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है। हम कहते हैं लिप्टन मीन्स गुड टी। अब हम डिक्शनरी उठा कर देखते हैं लिप्टन, और उसके माने देखते हैं गुड टी, तो डिक्शनरी में मिलता नहीं। हम कहते हैं ये मीनिंग तो नहीं है, डिक्शनरी में तो नहीं दिया। ये कहते हैं डिक्शनरी के मीनिंग नहीं होते। मीनिंग लिप्टन माने गुड़ चाय, यहाँ माने मीनिंग के मीनिंग क्या है बताओ। यहाँ
फिर एक आदमी और कहने लगा अभी अभी चिट्ठी आई है, वो इस गाड़ी से ही, जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी से ही मेरा एक दोस्त आ रहा है, बड़ा पुराना दोस्त। तो अपनी पत्नी को कहता है, ओह इट मीन्स एन ए बर्डन ऑफ 200 रुपीज़ ऑन माई पॉकेट। अब कमिंग ऑफ फ्रेंड मीन्स बर्डन ऑफ 200 रुपीज़, ये कौन सी डिक्शनरी में दिया हुआ है? तो यहाँ मीनिंग के क्या मीनिंग है? लेकिन मीनिंगफुल शब्द बोल रहा है, वो भाषा बोल रहा है, कमिंग ऑफ माई फ्रेंड मीन्स बर्डन ऑफ 200 ऑन माई पॉकेट। इसका अर्थ ये है कि मेरी बहुत तब ये अर्थ कहाँ से, डिक्शनरी से कहाँ से मिलेगा? तो इस तरह से बहुत सारे ये चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी करके। तो तीसरी चीज़ हमें आपको देखनी पड़ेगी, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है क्या। और जब आप तीन चीज़ें ये देख लोगे तो चौथी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, समझ जाओगे, ये एक्सप्लेन करेंगे उनको। चौथी चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि व्हाट कैन बी सेड मीनिंगफुली एंड व्हाट कैन नॉट बी सेड इन लैंग्वेज में। लैंग्वेज जो है मीनिंगफुली क्या क्या कह सकती है, और लैंग्वेज मीनिंगफुली क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता, ये अंत में जाके आप देखोगे। और पांचवी चीज़ उन्होंने कहा है कि समथिंग रहस्यात्मक, मिस्टिक थिंग, समथिंग मिस्टिकल, दैट कंक्लूजन दैट आई, मेरी इस ट्रैक्टेटर से लोगों को कुछ चीज़ मिस्टिकल लगेंगे कि मैं कुछ मिस्टिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सेइंग द सेम थिंग जो रसल ने कहा था, मिस्टिक एंड लॉजिक। लॉजिक में बड़ी मिस्ट्री होती है, रहस्य होता है सारा। तो कहते हैं मैं उनको उस लॉजिक पे ले जाना चाहता हूँ जो बेसिक लॉजिक है, जिसके द्वारा रसल ने कहा था कि ऑल मैथमेटिक्स कैन बी रिड्यूस टू वन लॉजिकल फार्मूला एंड दैट इज़ लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इतनी मोटी मोटी किताब जो है मैजिक की, वो उसकी एलजेब्रा की, वो एक सेंटेंस, एक वाक्य से लॉजिकल के निकल सकती हैं। तो कहते हैं पांच चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी इस किताब के द्वारा, और इन पांच चीज़ों को आप समझ लेंगे तब आप मेरी फ़िलॉसफी को अच्छे तरह समझ जाएंगे। तो इन पांच चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, डिटेल तो नहीं समझेंगे क्योंकि अगली किताब में जाना है हमें, लेटर विटगेंस्टाइन में जाना है, तो इसलिए डिटेल से नहीं करेंगे। इन पाँचों को थोड़ा थोड़ा समेट देंगे। लेकिन पांचों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, देखो। और ख़ास तौर से ये जो बात इसने कही, ये हम हर सभा में जहाँ जाते हैं, हर सभा में लोगों को ये कह देते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक, अगर मंच पर आकर के बोलना चाहते हो तो स्पीक मीनिंगफुली, नहीं तो वहीं बैठे रहो, क्योंकि ये विद्वानों की सभा है। अगर ये विद्वानों की ना होती तो रसल कह देता तुम जहाज़ चलाओ, तुम फिलोसफर नहीं बन सकते। तो जहाँ मीनिंगफुल लोग बैठे हैं, जहाँ थिंकर्स बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, उन विद्वानों के जहाँ भिंडी बेचने वाले या मूंगफली बेचने वाले बैठे हैं, वहाँ तो कुछ भी कह दो। वहाँ तो कह दो जी रावण जो था भात लेके आया था रामचंद्र जी की शादी में, ताली बजा देंगे, नई चीज़ कही। लेकिन जहाँ विद्वान लोग बैठे हैं वहाँ जो बात कहनी है वो मीनिंगफुली कहो, और अगर मीनिंगफुली नहीं कह सकते हो तो मौन बैठे रहो। तो इस चीज़ को सारा इन पांचों चीज़ों से निकाल देंगे, इनका ट्रैक्टेटस बन जाएगा। इनको हम बहुत शॉर्ट में इसलिए कह रहे हैं कि हमें आगे भी जाके अगला विटगेंस्टाइन का अगला भाग भी करना है, लेटर विटगेंस्टाइन।